जाति जनगणना चल रहा था तो, लेकिन मेरा जो अनुमान है ये जाति जनगणना के आड़ में आर्थिक स्तर पे जनगणना होने वाली है। मैं कह रहा हूँ वो तो मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना हो तो भी दिखानी पड़ेगी, आर्थिक स्तर पे जनगणना हो तब भी आपको बताना। लेकिन मोदी जी ने विपक्ष की बाल विपक्ष के खेमे में डाल दिया और मतलब रोटी बासी रोटी थी और उसको बीच से काट काट के खा रहा था। अब वो आधा जैसे जो काटता था उसमें आधा खा लेता था, आधा गिर जाता था दलितों को। हालांकि दलित कोई शब्द नहीं है, ये खाली जो है राजनीतिक शब्द इसको बनाया गया है। और कैसे वो घुस गए तुम्हारे इस भारत में, कैसे वो भारत में आधार कार्ड बनवा लिए, कैसे वो भारत में जो है क्या कहते हैं पढ़ाई कर लिए, कैसे वो नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं द्विवेदी जी और बात आज करेंगे जनगणना वाले मुद्दे पे। साहब नाना करते करते आखिर जनगणना की याद आ गई। अब ये कांग्रेसी सारे उछल रहे हैं, सारे के मान गए। राहुल गांधी की आखिर मानना पड़ा, झुका दिया। फिर वही कहानी क्या चल क्या रहा है, मंशा क्या है? देखिए ऐसा है, मेरा जहाँ तक मानना है कि मोदी जी ने विपक्ष की बाल विपक्ष के खेमे में ही डाल दिया। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा अपना अनुमान है, चूंकि जाति जनगणना चल रहा था तो उन्होंने बस इतना ही बोल दिया ये जाति जनगणना हम कराएंगे, घोषणा कर दिया। लेकिन मेरा जो अनुमान है ये जाति जनगणना के आड़ में आर्थिक स्तर पे जनगणना होने वाली है। अच्छा, मेरा जो अपना अनुमान है कि जाति जनगणना के आड़ में आर्थिक स्तर पे जनगणना होगी और यही उम्मीद भी मैं करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यदि मैं इस जनगणना को जाति जनगणना न कह करके यदि आर्थिक स्तर पे जनगणना बोलूं, तब भी मान लीजिए यदि हमारे पास कोई आता है, भाई हमारी आर्थिक स्थिति क्या है ये पूछने आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे बताना तो पड़ेगा मेरा परिचय क्या है। मतलब कागज दिखाने पड़ेंगे। भाई मैं प्रेमनाथ द्विवेदी हूँ, मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी है, मेरा गोत्र क्या है, मेरा वर्ण क्या है, सब बताना तो पड़ेगा ना। मतलब कागज दिखाने का नहीं, वो जो बोला जा रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे उसके ऊपर करेंगे। भाई वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना हो तो भी दिखानी पड़ेगी, आर्थिक स्तर पे जनगणना हो तब भी आपको बताने के लिए कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या आपको परिचय देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जाति और वर्ण तो पता ही चल जाएगा। लेकिन मैं वही बोला कि जैसे कहने का मतलब है कि भाई मैंने कहा ना आर्थिक स्तर पे जनगणना हो तब भी जाति निकल के आ जाएगी। भाई आपकी टाइटल क्या है, आपकी जाति क्या है। तो लेकिन मोदी जी ने विपक्ष की बाल विपक्ष के खेमे में डाल दिया और पहलगाम वाले मुद्दे को भटकाने के लिए ये नया छोड़ दिया सबको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहलगाम का मुद्दा तो चल ही रहा है। देखिए आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। भाई यदि दुश्मन स्ट्राइक और सबकी बात अभी अरे सर पहले देखो क्या है ना, पहले एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक बार चाणक्य जो है वो ऐसे टहल रहा था तो एक बूढ़ी औरत अपने पोते को डांट रही थी। उसने ये कहा, वो एक्चुअली पोता उसका था, तो रोटी थी ना, तो रोटी को बीच से काट के मतलब रोटी बासी रोटी थी और उसको बीच से काट काट के खा रहा था। अच्छा, हाँ। अब वो आधा जैसे जो काटता था उसमें आधा खा लेता था, आधा गिर जाता था, समझ रहे हो, वो टूट के गिर जाती थी। तो उस बूढ़ी औरत ने अपने पोते को डांटा कि बोला अरे भाई तू बीच से रोटी क्यों खा रहा है, क्या कहते किनारे से क्यों नहीं रोटी खा रहा है, किनारे से काट काट करके, तू भी चाणक्य हुआ है क्या। तो चाणक्य को यह बात पता चल गई। चाणक्य यह बात सुन करके आया और उस बूढ़ी औरत से पूछा भाई आप इस बच्चे को क्यों डांट रही थी। तो बोली मैं इसलिए डांट रही थी कि ये बासी रोटी है और ये बीच से काट रहा है और जितना मतलब जो काट रहा है उसमें आधा खा पा रहा है, आधा गिर जा रहा है। तो बोले हमने चाणक्य का नाम क्यों लिया। तो बोली वो बूढ़ी औरत बोली वो भी तो बुर्बक है ना, सीधे राजधानी पे आक्रमण करता है और हार के चला आता है। अच्छा। अरे एक किनारे से आक्रमण करता, अच्छा। एक स्टेट पे चढ़ाई करता, एक जीतता, दूसरा जीतता, तीसरा जीतता, फिर राजधानी पहुंच जाता। अच्छा। और सीधे राजधानी में घुस जाता है, हार के चला आता है। तो वही बोला आज ये विपक्ष कह रहा है स्ट्राइक का वो युद्ध कब होगा। तो इनका यह कि सीधे हमला कर दो बस। अच्छा ये बताओ, तो अब मैं ये कह रहा हूँ जैसे इन्होंने मान लीजिए पानी बंद किया, थोड़ी हुई दर्द, आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, एयर स्पेस बंद कर दिया, आर्थिक स्तर पे तो कमजोर कर रहे हैं हम पाकिस्तान को। तो तुम्हारे नेहरा राठौर को भी हो रहा है, रवीश को भी हो रहा है, अंजुमन पता नहीं कितने हैं दर्द हो रहा है। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, शॉर्टकट तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति
प्राप्त पर ये बताओ, करने में बड़ा रिस्क उठाना पड़ता ये है। बताइए द्विवेदी जी, और मैं जरा आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। आज ये आरक्षण 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 आरक्षण, हम्म, भाई वास्तव में हम्म, देश जब हमारा गुलाम था उसके बाद आज़ाद हुआ, और वास्तव में उस समय के जो प्रमुख नेता थे, लोग थे, वास्तव में यदि ये चाह रहे होते या चाहते थे कि हम लोगों को सेवा से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और देश को एक मतलब पूरे विश्व में फिर इसका नाम सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनाना है, इस सोच के साथ यदि ये काम मान लीजिए किए, बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा, और देश में जो है सबको बराबर दृष्टि से देखने का यदि सोच रही होती, तो मैं ये जरा पूछना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उस समय देश में कितने प्राइवेट अस्पताल थे, देश में कितने प्राइवेट स्कूल थे। बाबा साहब अंबेडकर का ही कोट किया जाता है कि वो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इट मीन्स ये कहा जाता है शिक्षा पे बड़ा ध्यान दिया उन्होंने। शिक्षा से वंचित थे जो SC ST के लोग हैं, जो मतलब दलितों को, हालांकि दलित कोई शब्द नहीं है, ये खाली जो है राजनीतिक शब्द इसको बनाया गया है। दलित का मतलब जिसका दलन हुआ हो। तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ, आप दलित क्यों बोलते हो? कोई रमेश कुमार दलित लिखा आता है कहीं परिचय आपको? नहीं आता है ना। दलित बोलने में तुमको शर्म आती है कि मैं रमेश कुमार दलित हूँ, और उसके बाद जब आरक्षण लेना होता है तो कहते हो हम दलित हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। बोलो ना, बताओ ना। एक बात और खत्म कर देता एक चीज़ हूँ। बताइए। नहीं, मुझे मेरी एक बात और खत्म कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब यदि उस समय संविधान में ये उल्लिखित कर देते, ये मैंडेटरी कर देते कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा समान व्यवस्था में ही रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, और यदि कोई इसमें अपना योगदान देता है, भाई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, शिक्षा संस्थान कोई खोलता है, उसका स्वागत है, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही रहेगा, तो आज देश में आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। आज आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती, जब शिक्षा भी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी मिल रहा है, पढ़ो और आगे बढ़ो। पर बात अब यहाँ पे ये हो रही है, पहलगाम से जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है इस जनगणना को कि लाखों तो भैया बेगमें, बच्चे और शोहर मिल रहे हैं पाकिस्तान के, और तुम यहाँ पे झंडा सोच रहे हो कि झंडे का अपमान नहीं सह पा रहे। कोई पाकिस्तानी क्यों सहेगा भाई पाकिस्तान के झंडे का अपमान? ये तो कांग्रेस ने जो जनगणना वो पाकिस्तानी कैसे, कांग्रेस ने जो बीज कागज बोए कैसे थे, दिखाएंगे वो? कांग्रेस ने जो बीज बोए थे वो धीरे धीरे पेड़ के रूप में उभर रहा है, पता चल रहा है। कितने लाखों जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पे जो है अवैध तरीके से रह रहे थे। अब जब मोदी जी ने या अमित शाह ने ये फरमान जारी कर दिया कि सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बोल दिया चुन चुन करके भेजो, तो निकल रहा है धीरे धीरे। बताइए, यहाँ पे आके वोट डालते थे, यहाँ पे आके आधार कार्ड बनवा लिए, पासपोर्ट उनका पाकिस्तान का है, 40-40 साल से यहाँ भारत में जमे हुए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक और बात क्या हो सकती है? ये सुनिए, पूछना चाहता हूं मैं कांग्रेस के नेताओं से, पूछना चाहता हूं मैं विपक्ष के नेताओं से, जो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि वहां 2000 की गैदरिंग थी तो सुरक्षा में चूक क्यों हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि आज लाखों पाकिस्तानी अवैध तरीके से भारत में रह रहे, किसकी सरकारें थी, और कैसे वो घुस गए तुम्हारे इस भारत में, कैसे वो भारत में आधार कार्ड बनवा लिए, कैसे वो भारत में जो है क्या कहते हैं पढ़ाई कर लिए, कैसे वो भारत में क्या करके भारत में रह करके और जो है क्या कहते हैं वोट तक डाल दिए। और क्या तुम जो है एक इस तरह की घटना में तुम, मैं मानता हूं सुरक्षा में चूक है, लेकिन इसमें तुम सवाल उठा रहे हो। आज विपक्ष, आज चाहे अखिलेश यादव, चाहे राजद के नेता, चाहे जो है क्या कहते हैं लालू यादव, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे क्या कहते हैं ये नेता, क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही थी कांग्रेस के शासनकाल में, वहां कैसे इतने लोग आकर के अवैध तरीके से यहाँ पे वहां पैठ अपना बना लिए। तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि भैया जब ये सारी चीज़ें, इतनी सब चीज़ें हो रही थी, लोकल स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ लोकल लोगों पे तुम शक क्यों कर रहे हो? यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भैया जितने आतंकवादी नहीं, ये कह रहे हैं बार बार आतंकवादियों क्यों नहीं मारा, आतंकवादियों क्यों नहीं मारा, कह रहे भैया जितने आतंकवादी नहीं है उससे ज़्यादा तो गद्दार बैठे हुए हैं देश में। अब बताओ क्या करोगे, क्या जवाब नहीं समझ में आ रहा है। कोई तो कह रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम मत करो, कोई कह रहा है कि जी इसके अंदर धर्म पूछ के मारा गया है। आगे जनता तभी तो मैं कहता हूँ क्या कहते हो कि सिर्फ कुछ चंद आतंकवादियों को मार गिराने से क्या होगा, सिर्फ कुछ चंद आतंकवादियों को मार गिराने से क्या होगा, जब तक पाकिस्तानी सेना को धूल नहीं चटवाया जाएगा, जब तक पाकिस्तानी सेना को धूल नहीं चटवाया जाएगा। और कुछ सांपों के फन कुचल देने से क्या होगा, जब तक सारे सांपों के बिल को ढूंढ तबाह नहीं किया जाएगा, उसके बिल को तबाह नहीं किया जाएगा।
और उस विधवा को पता है कि हमारा पति दोबारा वापस नहीं आएगा, पर कौन उसे समझाए कि मुनीर का सिर काटकर भारत नहीं लाया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि खाली जो है देश के बाहर जो सांप अपने फन को जो है वो कर रहे हैं, देश के अंदर भी जो सांप हैं उनके भी बिल को ढूंढ करके तबाह किया जाना बहुत जरूरी है। जनगणना कहीं ना कहीं अब फिर विवाद का विषय बनेगी। पहले भी आपको पता है, कह रहे हैं कि ये चाल है एनआरसी वो सब लागू करने का, कागज नहीं दिखाएंगे। मैंने यही कहा, देखो सब चीजों का मैंने यही कहा, जाति जनगणना के आड़ में आर्थिक स्तर पे जनगणना होगी, और यदि ऐसा नहीं होता है, मैं यही कह रहा हूं, मेरी यही उम्मीद भी है और मैं यह मांग भी करता हूं कि जनगणना कराइए, लेकिन इसके साथ जिसके भी घर जा रहे हैं डाटा लेने, उनकी आर्थिक स्थिति भी उसमें मापिए, उसमें मुझे मेंशन कीजिए, और देश में आर्थिक आधार पे जो भी जो है वो कमजोर है उसको आरक्षण के माध्यम से, चाहे जिस चीज़ के माध्यम से, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने का काम कीजिए, चाहे आदिवासी इलाका हो या देश में तमाम, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी कमजोर है आर्थिक स्तर पे, उसको उठाने का काम किया जाना चाहिए। और ये जो SC ST OBC का तमगा दिया गया है, जो उपमा दिया गया है, इस उपमा को ध्वस्त किया जाना जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बस एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आर्थिक तौर पर इसका महत्व है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष खुश हो रहा है कि हमारी बात मान ली, और हमारी इसमें भी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का कोई ना कोई एक जाति गणना से सभी नेताओं में हर्ष, जाति गणना से सभी नेताओं में हर्ष, और जाति पाति के नाम पे फिर होगा संघर्ष। जाति गणना से सभी नेताओं में हर्ष, और जाति पाति के नाम पर फिर होगा संघर्ष, फिर होगा संघर्ष, फिर होगा संघर्ष हमारी बल्ले बल्ले, फिर होगा संघर्ष हमारी बल्ले बल्ले। और मोदी जी के निर्णय पर हंस रहे कठमुल्ले, मोदी जी के निर्णय पर हंस रहे कठमुल्ले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यही होगा। ये एक विचार कि जाति गणना से सभी नेताओं में हर्ष, जाति गणना से सभी नेताओं में हर्ष, और जाति पाति के नाम पर फिर होगा संघर्ष, फिर होगा संघर्ष हमारी बल्ले बल्ले। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मोदी जी के निर्णय पर हंसेंगे कठमुल्ले। तो ये एक विचार आप कहां तक सहमत है, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।